Dear students, welcome to RxPSM. I am Dr. Y.K. Singhal and I will teach you community medicine, which will be helpful for NEET PG aspirants, UG and PG medical students, as well as for nursing and paramedical students. Hello friends, today I will teach you about epidemiology and we will discuss definition, component, aims and approaches of epidemiology, and later in this lecture we will discuss some MCQs also. So let's begin with the definition of epidemiology. So what is epidemiology? अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि एक शब्द में आप मुझे बताइए कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, तो हो सकता है कि आप लोग ना बता पाएँ एक शब्द में, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इटियोलॉजी क्या होता है तो आप सबका जवाब होगा इटियोलॉजी इज कोज। इसी तरह से एपिडेमियोलॉजी को किसी एक शब्द में बताना मुश्किल होता है। तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा माना जाता था कि स्टडी ऑफ एपिडेमिक इज एपिडेमियोलॉजी, लेकिन बाद में ये गलत साबित हुआ। इसे ऐसा इसलिए माना जाता था, एपी मीन्स अपॉन, डेमो मीन्स पॉपुलेशन, लॉजी मीन्स स्टडी, और एपिडेमिक में भी सेम होता था, एपी मीन्स अपॉन, डेमिक मीन्स या डेमो मीन्स पॉपुलेशन। बाद में ये गलत साबित हुआ इसलिए क्योंकि एपिडेमियोलॉजी उन डिजीज़ का भी होता है जिन डिजीज़ का एपिडेमिक नहीं होता, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनका कोई एपिडेमिक जनरली देखने को नहीं मिलता है, पर एपिडेमियोलॉजी उनकी भी होगी। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बनती है एपिडेमियोलॉजी की, वो बनती है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिजीज़ कहाँ कहाँ फैली हुई है, डिटर्मिनेंट्स मतलब डिजीज़ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब कि हमें पहले डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, डिजीज़ कहाँ कहाँ फैली है, डिजीज़ किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है, किस पॉपुलेशन में फैली हुई है, और इस नॉलेज का यूज करके हमें उस हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल भी करना है। देन आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के 3 कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स। इसको ऐसे आप FDD करके भी याद कर सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। डिजीज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हमको मेजरमेंट करना है नंबर की फॉर्म में, यानी कि संख्या की फॉर्म में, चाहे वो डिजीज़ का हो, डिसेबिलिटी का हो, डेथ का हो या किसी हेल्थ रिलेटेड इवेंट का हो। और हम डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेट और रेशो, जैसे कि क्रूड डेथ रेट है या प्रिवलेंस रेट है या इंसिडेंस रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मेटरल मोर्टेलिटी रेशो है। तो यहाँ पर जो बेसिक मेजर होता है डिजीज़ फ्रीक्वेंसी का, इट इज़ रेट और रेशो। ठीक है। अब जैसे कि हम इसका इसलिए करते हैं कि हमें अगर 2 पॉपुलेशन को कंपेयर करना है तो हम डिजीज़ फ्रीक्वेंसी के बेस पे ही कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि इंडिया और अमेरिका में से IMR अमेरिका की बेटर है, तो IMR यहाँ पे क्या हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये एक बेसिक मेजर हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी की फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स यानी कि ब्लड प्रेशर, RBS, वेट, हाइट, बायोकेमिकल पैरामीटर्स, इनको भी मेज़र किया जाता है। ये भी डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, यानी कि हमें नंबर्स की बात करनी है। देन आता है हमारे पास में डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैसे तो किसी भी डिजीज़ का किसी भी पॉपुलेशन में कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे कि आप डायबिटीज़ के प्रिवलेंस की बात करें तो इंडिया में डायबिटीज़ का प्रिवलेंस अराउंड 9% है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सब में 9999% ही होगा। किसी में 3% भी हो सकता है किसी में 12% भी हो, किसी में 5% भी हो। तो यहाँ पर डिजीज़ का कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो स्मोकर्स हैं उनको कैंसर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्मोकर्स को ही कैंसर होगा, कुछ नॉन स्मोकर्स को भी कैंसर हो सकता है। तो कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पर हाँ एक पैटर्न हमें पता लगता है। पैटर्न ये है कि स्मोकर्स हैव चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर, और जब ये पैटर्न हमें पता लगता है तो हम वहाँ पर एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ हमारी हाइपोथेसिस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना कि स्मोकिंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, ये हमारी हाइपोथेसिस जनरेट हो गई।
अब हम इस हाइपोथेसिस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैंसर के केसेज को एज पर टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो जब भी हम किसी डिजीज को टाइम, प्लेस, पर्सन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि हमें सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब टाइम के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है कि ये डिजीज कब कब होती है, साल में कब होती है, 2 साल में कब होती है, 6 महीने में होती है, कौन से सीजन के बाद होती है, जैसे डेंगू मलेरिया बारिश के सीजन के बाद, रेनी सीजन के बाद दिखने को मिलते हैं। प्लेस मतलब किस जगह पे होती है, यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हिमालय पर आयोडीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो वो एक प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ये डिजीज़ जेरिएटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा है, ये डिजीज़ बच्चों में ज़्यादा है, या ऐसा बोलते हैं कि कार्डियक प्रॉब्लम्स मेन में ज़्यादा होती है, फीमेल में कार्डियक प्रॉब्लम कम होती है। अब ये मत बोल देना फीमेल में तो दिल ही नहीं होता, ऑन ए लाइटर नोट। तो इस स्टडी से हमें रिस्क फैक्टर फॉर्म करने या कोज को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हम फॉर्मुलेशन करते हैं यहाँ पर किसी कोज का। अब इसके बाद आती है हमारे पास में डिजीज डिटर्मिनेंट्स। तो डिजीज का डिटर्मिनेंट जो है वो डिजीज को अफेक्ट करता है। एक बार हमने डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक इटियोलॉजी, एक कोज या एक रिस्क फैक्टर डिसाइड कर लिया, वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर ली, तो अब आगे हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी या एनालिटिकल स्टडी करेंगे। जो भी डिटर्मिनेंट हमने खोजा है उसको एनालिसिस करके देखेंगे, और यहाँ पे जो है हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। वहाँ हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया या हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया। ये सब डिटर्मिनेंट्स को जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, तब करने के बाद वी विल बी एबल टू प्लान पीसीटी यानी प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। ये हम तब कर पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन किया कि बीमारी किस टाइम फैलती है, कैसे लोगों में फैलती है और किस जगह फैलती है। अब उसके बाद में हमने जो, मान लो हम कोविड की बात करें, तो कोविड जब शुरू में आया था तो हमें नहीं पता था कि कोविड किस तरह से फैल रहा, पैथोजेनेसिस क्या है, लेकिन हमें ये पता लगा कि ये बीमारी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। जो लोग किसी कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, जो लोग किसी प्रोन एरिया से आ रहे हैं, उन लोगों से फैलती है, वैसे लोगों से मिलने से फैलती है। तो हमने जब ये देखा, ये पहले तो हमने हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे किया? हमने उन लोगों से पूछताछ की जो बीमार थे, उनसे पूछा कि भाई आप बीमार क्यों पड़े, तो उन्होंने बोला मैं चाइना होके आया, किसी ने बोला कि मैं किसी पेशेंट से मिल के आया। तो जैसे जब उन्होंने बातें बोली तो वो हाइपोथेसिस हमारी वहीं पर टेस्ट हो गई, और टेस्ट होने के बाद हमने वहीं क्या दिमाग लगाया कि इसका मतलब ये डिजीज़ कैसे फैल रही है, बीमार व्यक्ति के छूने से फैल रही है, उसके खांसने से फैल रही है। तो हमने प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ में बोल दिया 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, ये सारी बातें हमने की। वो इस तरह से की कि जब हमारी एपिडेमियोलॉजिक स्टडी को हम एनालिसिस कर पाए। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी का एम क्या है? तो एम वही है हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आई थी बात फ्रीक्वेंसी की और फिर आई थी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई डिस्ट्रीब्यूशन कि बीमारी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है डिजीज़ की, कितना परसेंटेज डिजीज़ है इन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। दूसरा, टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, जो कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आइडेंटिफाई करते हैं, और उस रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, वी विल प्रोवाइड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज़ एंड पीसीटी और उसका इवेल्युएशन। ये सब हमें एम है। लेकिन अल्टीमेट एम हमारा क्या है? अल्टीमेट एम ये है कि हमें डिजीज़ को कंट्रोल करना है। तो हमारा अल्टीमेट एम होगा, अल्टीमेट एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी, टू एलिमिनेट और रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ये हमारा अल्टीमेट एम हो जाता है। इसके बाद आता है कि एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सिंपल बात है। क्लिनिकल मेडिसिन में जब किसी क्लिनिशियन के पास में पेशेंट आता है तो उसका जो यूनिट ऑफ स्टडी होता है वो केस या वो पेशेंट होता है। क्लिनिशियन की जो थिंक होती है, क्लिनिशियन का जो एक्शन होता है वो पेशेंट सेंटर्ड होता है। क्लिनिशियन के पास में जो पेशेंट है वो सीख ही आएगा, और क्लिनिशियन उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करेंगे, और पेशेंट खुद वहाँ चल करके आता है, पेशेंट कम्स टू डॉक्टर।
एपिडेमियोलॉजी में यूनिट ऑफ स्टडी जो है पेशेंट ना होकर के पूरी पॉपुलेशन होती है, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं। जो हमारी एक्शन होते हैं वो कम्युनिटी सेंटर्ड होते हैं, पेशेंट सेंटर्ड नहीं होते, पूरी कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं। हमारे पास में सिक एंड हेल्थी दोनों तरह के लोग होंगे, बीमारों के लिए भी हमें काम करना है और हेल्थी इंडिविजुअल्स को भी हमें प्रिवेंट करना है। हमारा काम होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट का सोर्स को आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ करवाना, हेल्थ प्रोग्राम्स की प्लानिंग करना, और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट कम्युनिटी में जाकर के ये सब करता है, जबकि क्लिनिशियन के पास पेशेंट खुद आता है। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो हमें सबसे पहले तो एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज किस लेवल तक फैली हुई है ये हमें डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है। NHOD नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, और प्रोग्नोसिस डिजीज का हमें डिफाइन करना है कि डिजीज कितनी खतरनाक है, इसका प्रोग्नोसिस कैसा है, अच्छा प्रोग्नोसिस है, ख़राब प्रोग्नोसिस है, जल्दी ठीक होने वाली डिजीज है या लेट ठीक होने वाली डिजीज है। एवेल्युएट PCT मीजर्स, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट के मीजर्स को एवेल्युएट करना है। एंड टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग पब्लिक पॉलिसी हेल्थ प्रोग्राम, हमें हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए फाउंडेशन भी बनाना है। तो हेल्थ प्रोग्राम्स की जो एक्टिविटीज़ होती है वो कहीं ना कहीं एपिडेमियोलॉजिस्ट की सजेशन पर ही चलती है। कोई भी हेल्थ प्रोग्राम है, उस हेल्थ प्रोग्राम का मेन एम होता है डिजीज को प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल करना एंड ट्रीटमेंट करना, तीनों चीज़ों पे काम करता है हेल्थ प्रोग्राम। तो ट्रीटमेंट पार्ट तो क्लिनिशियंस देख लेते हैं, लेकिन डिजीज़ का जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पार्ट है वो पब्लिक हेल्थ का काम होता है। तो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ कैसे मिलेंगे? एपिडेमियोलॉजिस्ट लेंगे। जैसे कि आप जब वेक्टर बोर्न डिजीज़ पढ़ोगे, वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ जैसे डेंगू मलेरिया है, तो ट्रीटमेंट तो उसका कर देगा क्लिनिशियन, लेकिन डेंगू के और मलेरिया के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स की एक्टिविटीज़ हैं या जो भी लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। तो वो प्रोग्राम के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, उस प्रोग्राम में प्रिवेंशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ को जो डाला गया वो एपिडेमियोलॉजिस्ट के सजेशन पे डाला गया, इसलिए ये सारे एपिडेमियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है कि जब हमें कम्युनिटी में एपिडेमियोलॉजी स्टडी करनी है या हमें कोई एपिडेमिक इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम किस तरह से कम्युनिटी में अप्रोच करेंगे। तो कम्युनिटी में अप्रोच हम यहाँ दो तरह से कर सकते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग कंपैरिजन। तो पहले हम लेके चलते हैं आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन में हम क्या सवाल पूछेंगे, फिर हमें जवाब मिलेगा, फिर हम और सवाल पूछेंगे। तो जैसे पुलिस वाले पूछते हैं उस तरह से, इसीलिए एपिडेमियोलॉजिस्ट को हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ डिटेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो हम जो यहाँ सवाल पूछेंगे वो सवाल दो तरह से पूछे जा सकते हैं, या तो जो हेल्थ इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड सवाल होंगे, या जो क्वेश्चंस हैं वो हेल्थ एक्शन, जो हम हेल्थ एक्शन लेंगे उनसे रिलेटेड होंगे। तो हेल्थ इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? व्हाट, क्या हुआ था, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन इन्वॉल्व हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि हमें एक न्यूज़ मिली कि किसी विलेज के अंदर 20-25 लोगों को डायरिया हो गया और हम वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गए। तो हम सबसे पहले जाके इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लोग बताएंगे कि शादी में खाना खाने गए थे सब लोग, वहाँ से हमारे को हुआ। कहाँ हुआ मतलब कौन कौन से एरिया के लोग इन्वॉल्व हुए उसमें। कब हुआ, कब से हमें पता लगेगा फूड पॉइजनिंग है तो कितने घंटे पुरानी फूड पॉइजनिंग है, कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, क्यों हुआ। तो इन सब कारणों से हमें एपिडेमियोलॉजी निकालने में उस डिजीज़ की हेल्प मिलेगी। अब रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन, तो व्हाट एक्शन कैन बी डन टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए और इसके कंसिक्वेंसेज को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट इन फ्यूचर, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय कम्युनिटी, वेयर एंड वूम द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट, एक्टिविटीज़ कहाँ होंगी, व्हाट रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, हाउ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट डिफ़िकल्टी एंड हाउ टू ओवरकम। तो ये जो भी हम हेल्थ इवेंट को ओवरकम करने के लिए या उस हेल्थ इवेंट से रिलेटेड एक्शन लेने के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट आएगा मेकिंग कंपैरिजन। मेकिंग कंपैरिजन मतलब कि हम दो ग्रुप को कंपेयर करेंगे। एक ग्रुप होगा डिजीज ग्रुप होगा, जिसको एक्सपोज्ड ग्रुप या रिस्क फैक्टर वाला ग्रुप बोलेंगे,
दूसरा ग्रुप होगा जो विदाउट डिजीज ग्रुप होगा। अब इन दोनों ग्रुप को लेकर के इन दोनों को कंपेयर कर लो, यानी कि जैसे स्मोकर ले लिया, नॉन स्मोकर ले लिया, तो हमें क्या पता लगेगा, हमें क्रूशियल डिफरेंस पता लगेंगे होस्ट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बिटवीन अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड। ठीक है। और कंपेरेबिलिटी जो है इट मस्ट बी एंटरटेन्ड बिफोर कंपैरिजन, मतलब कंपेरेबिलिटी मस्ट बी एंटरटेन्ड बिफोर कंपैरिजन। ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि लाइक टू लाइक कंपैरिजन करनी है। आप ओल्ड एज वाले को ओल्ड एज वाले से कंपेयर करना है, एक आप ओल्ड एज वाले को यंग पर्सन से कंपेयर नहीं करें, आपको मेल को मेल से कंपेयर करना है, फीमेल को फीमेल से कंपेयर करना है, यानी कि मैचिंग करनी है, इसको बोलते हैं मैचिंग, है ना। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, मैचिंग, रैंडमाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आपको सेम एज वाले लोग ही या सेम एज ग्रुप वाले लोगों को कंपेयर करना है, सेम एथनिसिटी वाले लोगों को या सेम जियोग्राफिकल एरिया वाले लोगों को ही कंपेयर करना है। ठीक है। तो ये होता है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज। इसके बाद आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट, तो ऑप्शन नंबर 1 कॉज ऑफ डिजीज एंड हाउ टू क्योर और कंट्रोल देम, द फ्रीक्वेंसी एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द कॉजल रिलेशन बिटवीन द डिजीज। तो ये तीनों ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, है ना। कॉज ऑफ डिजीज तो फाइंड आउट करते ही हैं, डिस्क्रिप्टिव में रिस्क फैक्टर हम निकालते ही हैं, फ्रीक्वेंसी हम देखते ही हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू एक्सेप्ट। क्या अच्छा क्वेश्चन है बहुत। डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते थे कि टाइम प्लेस पर्सन स्टडी है, व्हेन कब हुआ यानी कि टाइम की बात चल रही है, वेयर कहाँ हुआ यानी कि प्लेस की बात चल रही है, हु यानी कि पर्सन की बात चल रही है। तो वाई जो है वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में नहीं आता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता, तो इसका जो आंसर है वो वाई होगा, यानी कि डी बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड्स एक्सेप्ट, यानी कि डिटर्मिनेंट्स इसमें क्या नहीं है। तो किसी भी डिजीज को अफेक्ट करने वाला फैक्टर में एजेंट हो सकते हैं, एजेंट के अकॉर्डिंग डिजीज बनती है, कोज भी हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर और कोज एक ही बात हो सकती है लमसम, सोर्सेज, रिस्क फैक्टर, कोज, एजेंट सब एक जैसी बात है। कंट्रोल मेजर डिटर्मिनेंट का पार्ट नहीं है। कंट्रोल मेजर तो हम बाद में देंगे जब हम डिटर्मिनेंट की स्टडी कर लेंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी के फोकस एरियाज क्या क्या हैं? तो नंबर ए ऑप्शन है द रोल ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर इन कॉजिंग डिजीज इन ए पॉपुलेशन। आपको किसी डिजीज पॉपुलेशन में बीमारी जो हो रही है उसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर का रोल देखना है। सेकंड बी है हाउ चेंजेस इन द फूड इंटेक इन द पॉपुलेशन कैन प्रमोट गुड हेल्थ, मतलब फूड इंटेक में चेंजेस से गुड हेल्थ कैसे प्रमोट हो सकती है। तो दोनों बातें ही ये कहीं ना कहीं एपिडेमियोलॉजिस्टिक बातें हैं, इसलिए दोनों ही आंसर इसमें सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। एपिडेमियोलॉजी में क्या एक्टिविटी नहीं है इसमें से, ये पूछा है। तो यहाँ पे पहला है डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ पर्सन यानी कि बात आ गई टाइम प्लेस पर्सन में पर्सन की। दूसरा है प्रिस्क्राइबिंग एन एंटीबायोटिक टू ट्रीट अ पेशेंट। बात ये है प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक टू ट्रीट अ पेशेंट। अब मैंने बोला था आपको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी और क्लिनिकल मेडिसिन में डिफरेंस क्या था। क्लिनिकल में एक सिंगल पेशेंट को ट्रीट करते हैं और एपिडेमियोलॉजी में पूरी कम्युनिटी को ट्रीट करते हैं। तो सिंगल पेशेंट को यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का पार्ट नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए, पर आगे भी चलते हैं हम। सी ऑप्शन है कंपेयरिंग द फैमिली हिस्ट्री, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ दोज विद एंड विदाउट न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज। तो यहाँ फैमिली हिस्ट्री देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दे रहे हैं कि हम सारे डिटर्मिनेंट्स चेक कर रहे हैं। डी है रिकमेंडिंग दैट रेस्टोरेंट बी क्लोज्ड आफ्टर इम्प्लीकेटिंग इट एज अ सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ए आउटब्रेक। तो हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक मान करके किसी रेस्टोरेंट को बंद किया जा सकता है, इसका रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। रिकमेंडेशन देना एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है। तो हमारा आंसर यहाँ बी होना चाहिए, बिल्कुल बी सही आंसर है। और क्या कहती है इसकी एक्सप्लेनेशन कि एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड असेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन था, डिटर्मिनेंट्स, रिस्क फैक्टर की स्टडी एंड एप्लीकेशन टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम सच एज क्लोजिंग ए रेस्टोरेंट एंड इट डज नॉट इंक्लूड इन एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हमारे पास में ये आंसर इसका बन जाएगा प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक ट्रीट अ पेशेंट
ये नहीं करना है एपिडेमियोलॉजी में, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजिकल डेफिनेशन कंप्लीट होता है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।